नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर 4 जो कि केमिकल बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अब जैसे हमने अलग अलग एलिमेंट्स पढ़े, फिर हमने एटम्स पढ़े, मॉलिक्यूल्स भी पढ़े, तो अलग अलग कंपाउंड्स देखे। तो उसमें क्या होता है, जो भी कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे बन रहे हैं, जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब उनके रिएक्ट करने की वजह से या तो मॉलिक्यूल बनता है या फिर अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, सब्सटेंसेस बनते हैं। अब जो एटम्स हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट है या किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट है, जो फोर्स उन एटम्स को इकट्ठे पकड़ के रखती है, उनको होल्ड करके रखती है उस केमिकल सब्सटेंस में, उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में, उस अट्रैक्टिव फोर्स को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्डिंग। मतलब जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस बन रहा है एटम्स के रिएक्ट करने की वजह से, तो उन एटम्स को जिस फोर्स ने, जिस अट्रैक्टिव फोर्स ने उस केमिकल सब्सटेंस में पकड़ के रखा है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। अब ये तो हमने पढ़ लिया केमिकल बॉन्ड क्या होता है, बट जो एटम्स हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं, क्या रीज़न है जिस वजह से केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं और अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है टेंडेंसी टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सिनॉन, रेडॉन, जैसे मैंने आपको बताया था। जो भी ग्रुप नंबर 18 है पीरियोडिक टेबल में, जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है, उसको बोलते हैं नोबल गैसेस। अब जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP6। NH2 NP6 का मतलब है कि उनकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। हीलियम के केस में 1s2 होता है और बाकी सारे जो हैं इनके केसेस में NH2 NP6 होता है। मतलब 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो s ऑर्बिटल जो है ये भी पूरी तरह से भरा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और p सब शेल के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी पूरी तरह से भरा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इनमें ऑक्टेट जो है इनका कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इस वजह से जो होती है नोबल गैसेज रिएक्ट नहीं करती, बहुत कम जो है ये रिएक्ट करती हैं, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल जो है ये पूरी तरह से भरी हुई है, तो ये स्टेबल होती हैं। इस वजह से हर एक एटम जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो भी स्टेबिलिटी एक्वायर करें, कि स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल कैसे होगा, स्टेबल होगा वो जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो भी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी, उसका ऑक्टेट जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए एटम्स क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें और स्टेबल हो सके। तो ये तो था फर्स्ट रीज़न। बट इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लिमिटेशंस आई ऑक्टेट रूल में, कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनमें क्या करता है, जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। अब जैसे अगर हम BF3 देखें, BF3 में जो सेंट्रल एटम है वो बोरोन है, और बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन्स लगे हैं। इसका मतलब है कि बोरोन जो है वो 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ 3 बॉन्ड्स बना रहा है, हर एक फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। तो एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के बनता है, मतलब एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। तो अगर बोरोन जो है वो 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब बोरोन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। तो बोरोन जो है उसके पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट फिर भी BF3 बन रहा है। इसका मतलब है कि बोरोन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसके पास लेस देन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट ये BF3 मॉलिक्यूल जो है ये एग्जिस्ट करता है और ये बनता है। तो एक ये लिमिटेशन आ गई ऑक्टेट रूल की। सेकेंड है PCl5। इसमें जो फॉस्फोरस है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि फास्फोरस जो है 5 Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो हर एक Cl के साथ एक बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो 5 बॉन्ड्स बनाने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। इसका मतलब फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि मोर देन 8 है, 8 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है PCl5 भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, बट PCl5 भी बन रहा है। उसी तरह अगर हम SF6 देखें, तो SF6 अगर देखेंगे तो जो सल्फ़र है, सल्फ़र के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 12 क्यों है, क्योंकि 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो हर एक फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो गए 6 दूनी 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट SF6 भी बन रहे हैं। इसका मतलब है कि काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं ऑक्टेट रूल के लिए, बट फिर भी जो है मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
उनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, एटम्स के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बट वो कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे और अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो इस वजह से क्या बोला गया कि जो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्वायर करना, वो सिर्फ एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं। मतलब टू अक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट द ओनली रीज़न फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन, देयर मस्ट बी सम अदर रीज़न। कोई दूसरा रीज़न भी होगा जिस वजह से केमिकल कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, जिस वजह से जो है वो एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड रीज़न क्या बोला गया, टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी, कि हर एक जो एटम है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम एनर्जी एक्वायर करे, और मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने का मतलब होता है टू अक्वायर द स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है, अब जब भी जैसे दो एटम्स हैं, दो एटम्स जब बॉन्ड बनाएंगे और एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो उनमें दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, एक होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक होती है रिपल्सिव फोर्सेस। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे होंगी, जैसे एक एटम होगा, दूसरा एटम होगा। अब एक जो पहले वाला एटम है उसके पास भी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरे वाला एटम है उसके पास भी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस न्यूक्लियस के दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसी तरह जो एटम नंबर 2 है, उस एटम की जो न्यूक्लियस की जो है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपने इलेक्ट्रॉन के लिए, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ भी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये तो आ गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ आएगी, रिपल्सिव फोर्सेस आएगी जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम नंबर 1 का जो इलेक्ट्रॉन है और एटम नंबर 2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे। उसी तरह जो न्यूक्लियस है एटम नंबर 1 का, न्यूक्लियस एटम नंबर 2 का, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी और रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी। अब बॉन्ड बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो ज़्यादा होती है देन रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि अगर रिपल्सिव फोर्स होगी तो एटम्स बॉन्ड बना ही नहीं सकते, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और तभी बॉन्ड बनेगा। इसीलिए अट्रैक्टिव फोर्स जब रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगी तब बॉन्ड बनता है। और इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो है स्टेट विच इज़ हैविंग द मिनिमम एनर्जी, विच इज़ हैविंग द मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो वो जो स्टेट बनती है वो ऐसी स्टेट बनती है जिसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है और जो उसकी स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये दो रीजंस दिए गए जब कि जो केमिकल कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो फर्स्ट रीज़न था टेंडेंसी टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, एंड सेकेंड रीज़न दिया गया टेंडेंसी टू अक्वायर द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स। तो फर्स्ट बॉन्ड जो होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो है आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड का मतलब है एक ऐसा बॉन्ड जो आयंस के बीच में बनेगा। अब आयंस का क्या मतलब है, आयंस का मतलब है जैसे हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड पढ़े थे एंड नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ पढ़ी थी। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ होगी जिनको हम कैटायंस बोलते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होगी जिनको हम एनायंस बोलते हैं। तो जब भी इन कैटायंस और एनायंस के बीच में बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the positively and negatively charged ions together, that force of attraction is known as ionic bond. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि चार्जेस के बीच में बनता है। अब फॉर एग्जांपल आ गया फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है। अब सोडियम क्लोराइड में जो है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड में अगर हम देखें तो एक सोडियम है एटम जो है, एक क्लोरीन है, क्लोरीन का एटम है। सोडियम को ग्रे कलर से लिखा है और क्लोरीन अगर देखें तो इसको पिंक कलर से लिखा है। अब जब भी सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है ये बनता है तो इसमें क्या होता है, जो सोडियम एटम होता है ये इलेक्ट्रॉन देता है, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मेटल है और मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा इसका मतलब है इसने अपना नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो जब इसने नेगेटिव चार्ज दे दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, तो इसीलिए क्या किया इसने Na पॉजिटिव आयन बना दिया। अब Na पॉजिटिव Na+1 बनाया इसने, इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसीलिए इसने Na
प्लस बना दिया। अब जो क्लोरीन है, जो दूसरा आइटम है, वो क्या करेगा, वो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है उस इलेक्ट्रॉन को ही गेन कर लेगा, उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जो है वो ले लेगा। तो क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम का जो नेगेटिव चार्ज था एक, वो क्लोरीन ने ले लिया, तो इसके पास एक नेगेटिव एक्स्ट्रा हो गया। तो इसीलिए क्लोरीन क्या करेगा, एनायन बनाएगा और इसके ऊपर Cl नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Cl माइनस। तो इस वजह से अब हमारे पास दो चार्जेस बन गए, एक बन गया पॉजिटिवली चार्ज जो Na पॉजिटिव है और दूसरा बन गया नेगेटिवली चार्ज जो Cl नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जो कि सोडियम क्लोराइड के बीच में बनता है। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब जैसे अब हम अगर हम इसको इस तरह से समझें तो यहाँ पर क्या लिखा है, सोडियम लिखा है और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन लिखा है। इसका मतलब है जब हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, सोडियम के पास। और क्लोरीन देखें तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब अगर हमने सोडियम को लिखना है तो सोडियम को हम कैसे लिख सकते हैं, Na, और हमने दिखाना है कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये लुईस सिंबल्स की फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। जैसे सोडियम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, बट है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये है इसकी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट शेल हम देखें, सबसे बाहर वाली शेल है तीन, थर्ड शेल जो है। अब थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में जो s ऑर्बिटल है उसकी फिलिंग हुई है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसका मतलब है कि जो आउटर मोस्ट शेल है सोडियम की, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है डॉट की फॉर्म में, इसीलिए लिखा है Na डॉट। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन को अगर मैंने लुईस सिंबल की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब क्लोरीन की जो आउटर मोस्ट शेल है वो है थर्ड शेल। अब थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 3s2 एंड 3p5, s में 2 हैं और p में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 + 2 हो गया 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मुझे क्लोरीन में लिखने पड़ेंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 कैसे लिखेंगे, डॉट की फॉर्म में, 2 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिया और एक यहाँ लिख दिया। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो ये लुईस सिंबल्स है जो हम सोडियम और क्लोरीन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ब्लू कलर से दिखाया है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको रेड कलर से लिखा है। अब सोडियम जो है क्योंकि मेटल है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को देगा, क्योंकि इसके सराउंडिंग में क्लोरीन है। अब सोडियम ने जब अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसने कौन सा इलेक्ट्रॉन दिया, 3s वाला जो आउटर मोस्ट शेल वाला था। तो इस वजह से सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो 3s 0 हो गया, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया है। तो सोडियम के पास जो 3s1 था वो चला गया है, तो इसलिए थर्ड शेल जो है वो खाली हो चुकी है। अब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, तो इस वजह से इसके पास क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है। सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है क्योंकि इसके प्रोटॉन्स तो अभी भी 11 ही हैं। इसके पास 11 प्रोटॉन थे यहाँ पर और इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, बट जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन्स तो इसके पास 11 ही बचे, मतलब पॉजिटिव चार्ज अभी भी 11 है, बट जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास 10 बचा है। इसका मतलब है एक पॉजिटिव जो है वो सोडियम के पास ज़्यादा है, तो इसीलिए ये बन गया Na पॉजिटिव बन गया। अब क्लोरीन जो है इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने दिया था वो इसने ले लिया। अब क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका जो 3p5 था यहाँ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ये 3p6 बन गया। तो इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, वो सोडियम का है जो सोडियम ने दिया। इसका मतलब है क्लोरीन के पास पहले आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 + 2 7 थे, बट अब कितने हो गए, 6 + 2 8 हो गया आउटर मोस्ट शेल में। तो इसके पास टोटल जो है एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुका है, तो इस वजह से इसके पास एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है जो कि इसके ऊपर आ रहा है, माइनस साइन जो शो कर रहा है। तो इस वजह से सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो सोडियम रेडिकल बन गया, क्लोराइड रेडिकल बन गया। अब सोडियम और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा।
आयनिक बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, तो तब हमारे पास फॉर्मेशन होगी सोडियम क्लोराइड की, NaCl की। तो ये तो था आयनिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब ठीक है, आयनिक बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में बनता है, तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड की क्या ज़रूरत थी पढ़ने की? तो कोवेलेंट बॉन्ड की ज़रूरत पड़ी जब हमने मॉलिक्यूल्स देखे जो सेम एलिमेंट के एटम्स के बीच में बन रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, H और H रिएक्ट कर रहे हैं। क्लोरीन जैसे है, क्लोरीन में क्या कर रहा है, Cl एंड Cl रिएक्ट कर रहा है। अब अगर हम हाइड्रोजन को देखें, क्लोरीन को देखें, तो इनमें क्या हो रहा है, अब हाइड्रोजन जो है वो एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, तो अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी तो इलेक्ट्रॉन देगा, वो क्यों गेन करेगा? तो फिर कौन सा बॉन्ड है जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है या क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बन रहा है? तो इसको स्टडी करने के लिए फिर से कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया। तो इसका मतलब है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, इट इज़ द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। मतलब जो भी एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर करेंगे। हर एक एटम जो है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। कोई भी एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ना तो देगा और ना ही दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। लेने देने का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, लूज़ करने का और गेन करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर आ रही है शेयरिंग। एक एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और दूसरा एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो दोनों शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा एटम्स के बीच में उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है बाय द लूज एंड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस इन विच वन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड अदर एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। एक देता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा लेता है। बट कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे ना ही लेंगे, इसमें शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। अब जैसे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर फॉर्मेशन देखें तो इसमें क्या है, इसमें H2 में जो है, जो पर्पल कलर से लिखा है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, इसमें एक हाइड्रोजन एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा हाइड्रोजन एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब दोनों शेयर कर रहे हैं, लूज़ और गेन नहीं कर रहे। जो अब एक हाइड्रोजन है वो भी शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, तो इसीलिए इसको एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ना तो कोई लूज़ करेगा ना ही कोई गेन करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे और शेयर करेंगे, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो है एक भी और दूसरा भी हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस वजह से H और H के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जो बॉन्ड बन रहा है वो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल में भी क्या है, 2 क्लोरीन एटम्स हैं, 2 क्लोरीन एटम्स हैं। तो एक क्लोरीन एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा क्लोरीन एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो दोनों की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे क्लोरीन हम पढ़ चुके हैं कि आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 4 6 और 1 7। इसी तरह इसके पास भी 7 है, 2 2 2 6 जमा 1 7। अब ये वाला क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो दोनों की शेयरिंग की वजह से जब दोनों एटम जो हैं वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो बॉन्ड बनेगा, और शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा इन Cl के बीच में उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे Cl2 बन रहा है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ HCl। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, अब इसमें जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन जो है एक एटम हाइड्रोजन का है, दूसरा एटम क्लोरीन का है। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब जैसे यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास भी ये जो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर करेगा। तो दोनों की शेयरिंग की वजह से क्या करेगा, HCl के बीच में बॉन्ड बनेगा जिसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में बॉन्ड बन रहा है बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये तो था कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड जो हमने पढ़ लिया। जैसे सोडियम क्लोराइड जो है उसमें बनेगा आयनिक बॉन्ड, और जो भी H2Cl2 HCl जो है इनमें बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स का हो सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है। तो कैसे कैसे बनेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब जो अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब है कि एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो एस ऑर्बिटल भी हो सकता है, पी ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो जब भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सियली ओवरलैप करेंगे, या फिर इस ओवरलैप को हम बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैप, या फिर इसको बोलते हैं ओवरलैप अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये तीनों ही सेम है, सेम चीज़ है। एक्सियल ओवरलैपिंग भी इसी का नाम है, एंड टू एंड भी इसी को बोलते हैं, और ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी इसी को बोलते हैं। तो जब भी ओवरलैप इस तरह से होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो उस ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड का मतलब है एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब भी, या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या फिर ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसका मतलब है जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब जब भी ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की उनके न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, जैसे ये एटम है, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी सेंटर में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से होकर जो एक्सिस पास कर रही है वो ये वाली एक्सिस है, ये वाली एक्सिस। अब इस एक्सिस के अलोंग जब ओवरलैपिंग होती है तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। जो भी ये न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रही है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियाई को, इन दोनों के न्यूक्लियाई से होकर जो एक्सिस पास कर रही है वो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और इस एक्सिस के अलोंग जब ओवरलैपिंग होती है तो उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या फिर ओवरलैपिंग अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इस वजह से बनता है सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे एस ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, या फिर sp ऑर्बिटल जो है वो भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर pp ऑर्बिटल जो है वो भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। तो जैसे जब ss ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो व्हेन वन s ऑर्बिटल एंड द अदर s ऑर्बिटल दे ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या फिर बिकॉज ऑफ द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ s ऑर्बिटल्स द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड इट इज़ नोन एज SS सिग्मा बॉन्ड। जब भी एक s ऑर्बिटल जो होगा और दूसरा s ऑर्बिटल जो होगा, इनकी ओवरलैपिंग होगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एक तो हो गया SS सिग्मा बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बनता है, हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल, तो दोनों की ओवरलैपिंग से बनेगा SS सिग्मा बॉन्ड। फिर सेकंड हो सकता है sp सिग्मा बॉन्ड। sp सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? sp सिग्मा बॉन्ड बनेगा जब उसमें एक s ऑर्बिटल होगा और दूसरा p ऑर्बिटल होगा, और उन s और p ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होगी वो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, या फिर उनकी ओवरलैपिंग होगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो एक्सिस मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस से होके पास करेगी। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो हाइड्रोजन जो होता है इसका s ऑर्बिटल होता है, और क्लोरीन अगर हम देखेंगे तो इसका p ऑर्बिटल होता है। तो HCl में जब बॉन्ड बनेगा तो वो बनता है sp सिग्मा बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड। जैसे ये आ गया s ऑर्बिटल, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, ये है p ऑर्बिटल, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है। तो जब भी इन न्यूक्लियस होकर एक्सिस पास कर रही है, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस ऐसे पास कर रही है, तो इस एक्सिस के अलोंग जब इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इसीलिए ये बन रहा है sp सिग्मा बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल इन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये था सिग्मा बॉन्ड sp सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो होता है pp सिग्मा बॉन्ड। p ऑर्बिटल जो है वो भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, मतलब जो pp ऑर्बिटल है उनकी ओवरलैपिंग होगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या फिर इसको बोलेंगे हम एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ वन p ऑर्बिटल विद द अदर p ऑर्बिटल, या फिर हम बोलेंगे ओवरलैप एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ द p ऑर्बिटल्स।
तो इन तीनों से ही क्या बनेगा, PP सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो यहाँ से ये जो है ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास कर रही है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग जब ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे ये इसकी 1 लोब, एक ऑर्बिटल की ये वाली लोब, एक p ऑर्बिटल की ये वाली लोब, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। तो इनकी ओवरलैपिंग से जैसे यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो ये जो है ये है PP सिग्मा बॉन्ड, PP सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या फिर हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या फिर हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब सिग्मा बॉन्ड 3 टाइप से बन सकता है। एक हो सकता है SS सिग्मा बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बनता है S और S ऑर्बिटल के बीच में, SS सिग्मा। और दूसरा हो सकता है SP सिग्मा बॉन्ड, जो कि S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल के बीच में बनेगा अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे HCl मॉलिक्यूल हो गया। और तीसरा हो सकता है PP सिग्मा बॉन्ड, जो कि P ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल के बीच में बनेगा अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल में बनता है। एक क्लोरीन का भी P ऑर्बिटल होता है और दूसरे क्लोरीन का भी P ऑर्बिटल होता है, तो ये PP सिग्मा बॉन्ड बनता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि S ऑर्बिटल जो होता है वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है। S ऑर्बिटल जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है हमेशा, और P ऑर्बिटल जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है और ये पाई बॉन्ड भी बना सकता है। तो अब हमने सिग्मा बॉन्ड तो पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पाई बॉन्ड क्या होता है। तो पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, या फिर हम बोलते हैं पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये P ऑर्बिटल जो होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियस तो ये है, बट ओवरलैपिंग जो हो रही है वो इस न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हो रही। इस न्यूक्लियर एक्सिस तो ये वाली है, ये वाली लाइन, ये वाली, बट ओवरलैपिंग ऊपर हो रही है और नीचे हो रही है। ये ऊपर वाली ओवरलैपिंग, ये नीचे वाली ओवरलैपिंग। तो मतलब कैसे हो रही है ओवरलैपिंग, ये हो रही है साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। तो जब भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनकी ओवरलैपिंग होगी ऐसे साइडवेज, तो जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। और P ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और P ऑर्बिटल जो होते हैं वो पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। तो पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ P ऑर्बिटल्स, या फिर पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द लेटरल ओवरलैपिंग भी इसको बोलते हैं, लेटर ओवरलैपिंग ऑफ P ऑर्बिटल्स। तो जब इस तरह से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, ये वाली, बट ओवरलैपिंग देखो इस एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हो रही है, इसके ऊपर और इसके नीचे हो रही है। तो इस तरह से जो बनेगा बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से, इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो होता है वो P ऑर्बिटल्स बनाते हैं, S ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता।